के समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को एक नूतन वर्ष के आगाज़ की बहुत बहुत सारी बधाई, कोटि कोटि बधाई। और इस नए सत्र में हम सब लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि हम लोग तेज़ रफ्तार से काम करेंगे, क्योंकि दुनिया की रफ्तार तेज़ हो गई है। शायद बहुत सारे लोग, आप लोगों में से ऐसे होंगे जो जब नौकरी शुरू करी थी तो साइकिल से आते थे। ज़रा हाथ उठाइए। और अब मोटरसाइकिल से आते हैं और कार से आते हैं। तो जब आपकी अपनी रफ्तार बढ़ गई, तब जब आपने नौकरी शुरू करी तब आपके घर में भी फ़ोन नहीं था। आपके जेब में एक मोबाइल फ़ोन भी रहता है। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार से निरंतर संपर्क में रहना चाहते हैं। मगर पिछले 3 वर्षों के एक्सपीरियंस ने मैंने देखा कि सब चीज़ की रफ्तार बढ़ गई। हम लोग बड़ी बड़ी कारों में चलने लगे, हमारे पास बहुत तेज़ रफ्तार का वाईफाई भी आ गया, कैंपस वाईफाई हो गया, फ़ोन बहुत अच्छा हो गया, हमारे वाहन तेज़ हो गए। मगर हमारी एयू की जो फाइलें हैं उनकी रफ्तार बैलगाड़ी की ही है, और हमें ही बहुत सी फाइलें खुद ढूंढवानी पड़ती हैं। मैं बताऊं आपको कि एक एम्बुलेंस मैंने ऑर्डर करी थी कोविड के दौरान, क्योंकि मैंने देखा एम्बुलेंस नहीं है और बहुत सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग जाना चाहते हैं। कोई SGPGI जाना चाहता है, कोई मेदांता जाना चाहता है, तो उसकी कमी मुझे महसूस हुई। तो मैंने त्वरित गति से एक एम्बुलेंस ऑर्डर करी। वो दिन था, सेकेंड वेव थी कोविड की, और ये आज का दिन है। वो एम्बुलेंस पूरी बन के आज तक आ नहीं पाई है। आज भी उसके बारे में इंक्वायरी की गई कि कहाँ है, क्या हो रहा है। वो हमारी गति है और ये आप लोगों की गति है। एक ऑफिस में एक बाबू के पास 4 महीने तक वो फाइल रखी रही। जब बहुत शोर मचाया मैंने, तब वो फाइल निकली। तो आप लोगों को कोई बाहर से नहीं चाहिए कि आपको कोई बाहर से आप पे आक्रमण करे और आपके ऊपर रूल करे और आप उसके गुलाम हो जाएं। आप लोग अपने ही दुश्मन हैं। और जो संस्था आपको, आपके घर को चलाती है, आपका रोज़गार चलता है, जिससे आपका पूरा परिवार सकुशल चलता है, उसी संस्था को आप लोग नित्य प्रति पीछे ढकेल रहे हैं। सही या गलत, ये आप लोग सोचिए। ये मैंने देखा। और भी फाइलें हैं बहुत सी, पर प्रत्येक फाइल के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। कुछ फाइलों के बारे में मैं बात करूँगी ज़रूर। पहली बात, अगर आप लोग ये सोच के आए घर से कि हमें आज ये काम कर देना है, उस दिन वो काम हो जाएगा। क्योंकि लाइफ इज़ जस्ट एन एम्प्लॉयर। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको भिखारी बनना है तो आप भिखारी बनेंगे। अगर आप ये सोचें कि आपको साहब बनना है तो आप साहब बनेंगे। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आप ये सोच के आए कि मुझे इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना है और अपनी टेबल पे किसी भी फाइल को रोकना नहीं, 10-10 दिन एक फाइल, 15-15 दिन एक फाइल किसी भी टेबल पे पड़ी रह जाती है, ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत सारे लोग नए आए हैं और बहुत सारे लोग बहुत क्वालिफाइड आए हैं, हाईली क्वालिफाइड। कोई लोग MTech भी हैं, कोई MBA भी हैं। क्यों ऐसा हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है लेकिन आप आए हैं क्लास 3 की जॉब में? यूँ तो मैं किसी भी नौकरी को छोटा नहीं समझती हूँ। सारे काम बराबर हैं। कोई झाड़ू भी लगाता है तो उसका भी काम बराबर है और ज़रूरी है। लेकिन आप इतनी क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे ये काम करने इसलिए आए हैं क्योंकि देश के पास इतनी नौकरियाँ नहीं हैं। सही?
तो जो आपको मिला आपने झट से ले लिया। अच्छी बात है, आपने ले लिया, आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप विश्वविद्यालय में आ गए हैं, लेकिन आप विश्वविद्यालय की फाइलों में उन गुणवत्ता को लाइए, तो अपनी शिक्षा को उस पे उपयोग में तो लाइए कि आप भी पुराने लोगों से सीख जाएंगे कि कैसे फाइल को रख के बैठा जाता है और कैसे काम नहीं किया जाता। अगर मैंने ये काम सीख लिया होता तो आज क्या होता? आप में से शायद ही कोई यहाँ होता, क्योंकि 3 साल में मैंने जो रफ्तार दिखाई है काम की, उसमें 700 लोग आए हैं। मेरी रफ्तार तो हवाई जहाज की हो गई है, लेकिन आप लोगों की रफ्तार बैलगाड़ी की है या पैदल। उससे नुकसान बहुत सारे होते हैं। यूनिवर्सिटी की रेटिंग होती है, आप लोगों को सबको शायद कुछ अंदाज होगा, नॉन टीचिंग को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर संस्था की रेटिंग होती है। 5 साल पहले हुई थी और अभी इस साल अप्रैल में फिर से होगी वो रेटिंग। नैक की रेटिंग होती है। उस रेटिंग में सारी चीज़ें गिनी जाती हैं। उसकी कम से कम 12 रिपोर्ट्स हम भेज चुके हैं और अब टीम के आने का समय है। बहुत सारे नए शिक्षकों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए हैं, जिनके लिए मैं उनको बधाई दूंगी, लेकिन साथ में मुझे ये भी सुनने को मिला कि मैडम प्रोजेक्ट्स अब हम लोग वापस भेज देंगे, क्योंकि फाइलों के पीछे कितना भागें। प्रोजेक्ट्स की फाइलें गोल गोल घूमती रह जाती हैं, उनके हाथ में पैसा ही नहीं पहुंचता। जो पीआई है उसके हाथ में पैसा ही नहीं पहुंचता, तो वो कैसे काम करेगा? जब वो काम नहीं करेगा तो वो पेपर भी नहीं छापेगा। जब वो पेपर नहीं छापेगा तो किसका नुकसान होगा? विश्वविद्यालय का नुकसान होगा, उसी विश्वविद्यालय का जिसकी वजह से आपका घर चलता है, याद रखिए। तो आप लोग वो मत बनिए जो खाता है और उसी थाली में छेद करता है। आप लोगों को बनना है एक सुसभ्य नागरिक और विश्वविद्यालय को आगे ले जाना है। दूसरा जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या थी, अभी तो थोड़ी कम दिखाई देती है। बहुत सारे वेंडर्स जो हमको सामान सप्लाई करते हैं, उनका भुगतान नहीं होता है। वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से फिर ऑर्डर होता है तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। कहाँ से जाता है वो इंटरेस्ट और गलती किसकी होती है? वित्त विभाग में बैठे हुए किसी बाबू की गलती होती है जो फाइल रख के बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि 10 बार वो वेंडर आए तब मैं सोचूंगा कि मुझे अपने चिड़िया बैठानी है कि नहीं। जिस दिन मैंने पकड़ लिया, मैं उस बाबू की नौकरी से हाथ धुलवा दूंगी। और फिर कोर्ट इंटरेस्ट भी लगाती है। और डांट खाने कौन जाता है? रजिस्ट्रार जाता है। अगर वकीलों की फीस नहीं पे की गई तो वकील क्या करेंगे? वो हमारे केस में रुचि लेना कम कर देंगे। जिस दिन डेट पड़ी होगी उस दिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं करेंगे। नतीजा, यूनिवर्सिटी हारेगी। बाद में डांट कौन खाएगा? रजिस्ट्रार। अभी 3 ही 4 महीने पहले एक कोर्ट रजिस्ट्रार साहब को धमकी दे रही थी कि आपको जेल भेजें, और रातों की नींद हवा हो जाती है। और इतने सारे कर्मचारी होने के बाद हम लोगों की ये स्थिति है। जो ऑडिट एंड अकाउंट्स कंट्रोलर सर्विसेज से जो लोग आ रहे हैं, जो ऑडिटर्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं? ज़रा हाथ उठाइए, अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन? आप लोगों का काम सिर्फ आपत्ति लगाना है। आप लोगों का काम है कि यदि कोई फाइल गड़बड़ है तो उसमें फ़ोन करके कागज़ लगवा के और उस आपत्ति को हटाएं, जिससे कि फाइल त्वरित गति से आगे बढ़ सके। आपत्ति लगा दी, 3 महीने के लिए फाइल गई,
2 वकीलों की फाइल पे आज आपत्ति लगाई है, किसने लगाई है आपत्ति? हम तनख्वाहें रोक देंगे लोगों की। मुझे अफसोस है कि मुझे न्यू ईयर पे इस तरह की बात आप लोगों से करनी पड़ रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी तनख्वाह 1 तारीख को फाइनेंस ऑफिसर साहब आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, आप काम करें या ना करें, है ना? अब हम इसमें भी गड़बड़ करेंगे, फिर हम टिक लगाएंगे कि किसकी किसकी तनख्वाह ट्रांसफ़र होगी, किसकी किसकी नहीं ट्रांसफ़र होगी। फिर समझ में आ जाएगा कि जब पैसा नहीं मिलता काम करने का तो कैसा लगता है। एक और बात, सवेरे मैं टहलने जाती हूँ साइंस फैकल्टी में, वहाँ बहुत सारे लोग सिक्योरिटी वाले ड्यूटी करते रहते हैं, रात भर ड्यूटी करते हैं। उन लोगों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कारण? और वो मेरे पीछे से सुगबुगाहट होती रहती है, मैं पलट के मैंने देखा नहीं, बात की नहीं, पर मेरे पास तक बात पहुंची कि अक्टूबर से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब आपकी जेब में एक मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए उनका बिल नहीं आया, आप कहेंगे उनका बिल ही नहीं आया, बिल मंगवा लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल तो फ्री की है। घर वालों से तो ये भी पूछते होंगे ना कि सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया, बेटा तुम कब सोए कब जागे। तो क्या संविदा वालों का भुगतान करने के लिए उनका बिल नहीं मंगाया जा सकता? हाँ कि ना? मंगाया जा सकता है ना? मृत्यु किसी की भी हो सकती है, कभी भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पता नहीं होता है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, कल पता नहीं हो ना हो। पर परिवार को जो क्षति हो जाती है और जो परिवार शोक संतप्त होता है, उसके घर एक आदमी को भेजना चाहिए। एफओ साहब, एक आदमी को आप डिप्यूट करिए इस काम के लिए, और उनके जो कागज़ हों, उन लोगों को तो अचानक समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया है, उसके घर भेज के और जो कुछ भी उसके ड्यूज़ हैं उनको क्लियर किया जाना चाहिए। 6-6 महीने, साल भर हो जाता है, उन लोगों के ड्यूज़ नहीं मिलते। कारण बहुत सारे होंगे, वो कागज़ पूरा नहीं था, परिवार वाले लोग आए नहीं, उन्होंने आके हमसे मांगा नहीं, उनका सर्विस बुक कंप्लीट नहीं थी। सर्विस बुक वैसे इधर तो मैंने सब कंप्लीट करवा दी हैं। ये सब लेम एक्सक्यूज़ेस हैं, अंग्रेज़ी में हम लोग इनको कहते हैं लेम। इनका कोई आधार नहीं है, इन एक्सक्यूज़ेस के कोई पैर नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है तब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचिए कि मेरी भी हो सकती है कल। मैं तो ये सोचती हूँ कि आज ही हो सकती है, मेरी हो सकती है, तो क्या होगा? कोई आएगा? कोई आप लोगों से क्लेम करने आएगा पैसा? वो तो यही सोचेगा कि अरे ये क्या हो गया, एक चलता फिरता आदमी ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया। उसको साल भर तक होश नहीं आएगा। आपका काम है कि आप जाएं और हेल्प ऑफर करें, फाइनेंशियल हेल्प आप ऑफर करिए, वही थोड़ा सा काम आप कर सकते हैं। दरअसल हम लोग अपनी संस्कृति से और अपने वेदों से दूर हो गए हैं। अभी हम आपको एक उपनिषद की कहानी सुनाते हैं। दूसरी जो समस्या मैंने फाइलों में देखी, एक ही प्रकरण पर 2 फाइलें चलती हैं, कभी कभी 3 भी चल जाती हैं। इत्तेफाक से मेरी याददाश्त अच्छी है, तो वो फिर फाइलें मैं इकट्ठी कर लेती हूँ सारी। एक प्रकरण पर एक ही फाइल चल सकती है। अगर 2 फाइलें चली हैं, इसका मतलब घपला है। लिख के अंडरलाइन करके रख लीजिए अपने पास। और एक ही फाइल में सारे कागज़ संलग्न होने चाहिए कि जो कुछ हमको पलट के देखना है हम देख सकें।
जितने भी प्रपोजल्स एमएसीपी के आते हैं, पे फिक्सेशन के आते हैं और लीव एनकैशमेंट के आते हैं, उनको एक आदमी को बैठाइए, वो लीव एनकैशमेंट का पूरा चार्ट बना दें। ये नहीं कि 10 लोगों का लीव एनकैशमेंट है तो 10 फाइल वाइस चांसलर के पास आइए। तीन दिन से ज़्यादा कोई भी फाइल आपकी टेबल पे लंबित नहीं रहनी चाहिए। ये अभी हम लिखित ऑर्डर फिर से करवा देंगे, ये कई बार हम कह भी चुके हैं। प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल के लिए मैंने बहुत पहले ये कहा है कि उनकी फ़ाइल का कवर बदल दीजिए, और हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट की फ़ाइल पे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, उनको बढ़ने दीजिए आगे। जब आप उन पे नुक्ताचीनी करते हैं तो आप विश्वविद्यालय को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ज़िंदगी भर आप लोगों का नुक्ताचीनी करने का वो एक स्वभाव बन गया है, पर यहाँ पर मत उसको चलाइए। ये संस्था है, इसको चलना है। आप लोगों को रास्ते निकालने हैं कि कैसे इस समस्या का निस्तारण किया जाए। ये नहीं करना है कि हमने तो बस रोक दिया, एक सड़ी सी एक टिप्पणी लगा दी और बस वो घूम रही है फाइल कहीं। वो टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आप लोगों की एमएससीपी की फाइल किसी को आना पड़ा मेरे पास कहने के लिए? आना पड़ा किसी को? और आपका प्रमोशन, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ जो हमने किया 40 सालों के बाद? ज़रा हाथ उठाइए। किसी ने कहा था मुझसे? कभी आप लोगों ने सोचा था कि ऐसे प्रमोशन हो जाएगा और ईमेल में आप लोगों को प्रमोशन का पत्र मिल जाएगा? नहीं सोचा था ना। और वो भी ऐसे समय में जब कोविड चल रहा था, पहली वेव चल रही थी, तब हमने आप लोगों के पत्र आप लोगों को आपके ईमेल पे भिजवाए थे कि आपका प्रमोशन हो गया है। कुछ लोग रिटायर होने वाले थे, आप लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया था। तो बिना कहे कोई काम अगर आप कर दें तो वो काम खूबसूरत होता है। और 25 बार अगर मेरी सारी ताकत आप लोगों की फाइलें ढूंढने में लग जाएगी तो बाकी के काम तो हम नहीं कर पाएंगे ना। कुछ काम तो आप लोग भी करिए, जो बिना कहे कर दीजिए खूबसूरती से। जैसे हमने इतने सारे काम किए खूबसूरती से। कैंपस खूबसूरत हो गया, आप लोग आ गए, विश्वविद्यालय खूबसूरत हो गया, शिक्षक आ गए, छात्र आने लगे। अब फाइलों को भी थोड़ा मोटरसाइकिल या कारों पे दौड़ाइए, बैलगाड़ी पे नहीं। एक उपनिषद है, कठोपनिषद, वही काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें एक लड़का है नचिकेता, उसका पिता जो है वो ब्राह्मणों को बुलाता है दान देने के लिए। तो उसने ऐसी गाय मंगाई जो गाय दूध देना बंद कर चुकी, यानी बूढ़ी गाय। तो नचिकेता देख रहा था, छोटा सा बच्चा था 10 साल का। तो उसने अपने पिता से कहा, ये गाय तो दूध देना बंद कर चुकी हैं, इनको आप क्यों दान कर रहे हैं? उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ब्राह्मणों को दान करता रहा। आखिर में नचिकेता नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमको बताइए, हमको किसे दान करेंगे? हम तो अभी आपके पुत्र हैं। तो उसके पिता क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमको मैं सूर्य के पुत्र जो मृत्यु हैं उनको दान करूँ। तो नचिकेता ने कहा, ठीक है, अब आपने कह दिया, मैं चला जाता। नचिकेता चले गए यमलोक। यम उस समय ड्यूटी पे थे। जिनका जिनका नाम लिस्ट पे था, मृत्यु की लिस्ट पे, उनको उठाने गए होंगे। 3 दिन भूखे प्यासे नचिकेता उनके दरवाजे पे खड़े रहे। जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी ने उनको बताया कि एक ब्राह्मण बालक है, भूखा प्यासा बाहर खड़ा है और बिना आपसे मिले और बात किए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहता। तो यमराज ने उसको बुलाया, उससे कहा, तुम केवल 10 वर्ष के बालक हो, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? उसने कहा, नहीं, पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए।
यमराज ने उससे कहा, मैं तुमको धन दौलत ऐश्वर्य से भर दूंगा, तुम वापस जाओ अपने पिता के पास। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। जब धन दौलत ऐश्वर्य मेरे पास भर जाएगा, बहुत सारा आप दे देंगे मुझे, उसके बाद मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा, उसके बाद कुछ साल के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा, जब अंत में मृत्यु ही होनी है तो फिर धन दौलत का मैं क्या करूंगा? इसका जवाब यमराज के पास नहीं था। यमराज जब उससे बात करके और उसकी वाक कुशलता से परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम जो कहो मैं तुम्हें वरदान दूं, लेकिन तुम अब वापस जाओ। तो उसने कहा, आप मुझे 2 वरदान दीजिए। एक, जब मैं वापस जाऊं, 3 वरदान दीजिए। एक, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे डांटे नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, पिता डांटेंगे नहीं। उसने कहा, दूसरा वरदान दीजिए कि जब मैं जाऊं तो मेरे पिता सोने की थाली में भोजन कर रहे हों। और तीसरा वरदान दीजिए कि मेरे पिता मेरे पर पोते को भी खिलाएं। तो उसने 3 चीज़ें सुनिश्चित करी। क्या क्या? एक, धन धान ऐश्वर्य। दूसरा, अपनी लंबी आयु, दीर्घ आयु। और वापस जाने पे डांट ना खाना। तो बालक चतुर था, पर उसको ये समझ में आ गया था कि हर जीवन का अंत मृत्यु है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सब मृत्यु पे समाप्त हो जाती हैं। तो बिना ज़्यादा मोह किए हम लोगों को अपना अपना काम निष्पादित करते रहना चाहिए त्वरित गति से। और ये भारतवर्ष है जो कि कर्म भूमि है। कर्म की प्रधानता को हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही अगला जन्म आप पाएंगे। और अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में आपको सब मिल जाता है। तो काम करेंगे तो तरक्की है, काम नहीं करेंगे तो बदनामी है। आप ही को तय करना है कि आपको करना क्या है। यदि आप 2 घंटा भी बैठकर सवेरे अपनी टेबल पे अपनी फाइलें निपटा दें तो सारे काम हो जाएंगे। इतना काम नहीं है संस्था में। अब वातावरण शांत हो गया है, नेतागिरी है नहीं, गुंडागर्दी है नहीं, पुलिस आती नहीं है। तो करना क्या है? आना है समय पे और अपने काम करने हैं। अपने काम कर डालिए आके शांति से। तो इसके अंत में आप लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है जो आप लोगों को लेनी है। रजिस्ट्रार साहब आप लोगों को एक शपथ दिलवाएंगे। तो आप लोग अपने शपथ के लिए खड़े हो जाइए। वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप लोग अपनी आगे उनके पीछे पीछे आप बोलते जाइएगा।